बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी का आरोप, राजनीति में शुचिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी कर रही भ्रष्टाचार का महिमा मंडन, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही बीजेपी को आपकी लोकप्रियता से है डर। होगी चर्चा सियासी दलों से इस पूरे विषय पे। इसके साथ ही होगी नजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे पर। देश, दुनिया और खेल की होंगी कई और खबरें भी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आम आदमी पार्टी को कुचलने के आरोप पर भाजपा ने किया पलटवार। कहा, भ्रष्टाचार के कारण आपके कई मंत्रियों के हुए इस्तीफे। साथ ही कहा, कई घोटाले करने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का है कर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए 11 दिनों के दौरे पर पहुंचे अमेरिका। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में क्वाड, इप्सा, ब्रिक्स सहित कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सभी संवैधानिक संस्थानों के बीच अच्छे समन्वय से लोकतंत्र होता है समृद्ध। जबलपुर में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा स्मृति व्याख्यान में न्यायिक पारदर्शिता पर दिया जोर। बलिदान दिवस समारोह में आदिवासी समुदाय को बताया बदलते भारत की नई उम्मीद। देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पर्यटन नीति के अलावा सम्मेलन में इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म पर सरकार का जोर। कहा, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम जारी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण के समर्थन में आया जमीयत उलेमा ए हिंद संगठन के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सरकार मांग सकती है जानकारी। अवैध जमीन पर बने मदरसों को भी गिराने का है सरकार को अधिकार। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल। चालू वित्त वर्ष में अब तक 30% बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए हुआ कर संग्रह। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी 23% की हुई बढ़ोतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को लंदन में भारत की ओर से दी श्रद्धांजलि। कल राजकीय सम्मान के साथ महारानी एलिजाबेथ का होगा अंतिम संस्कार। विश्व के कई नेता अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आम आदमी पार्टी को कुचलने का लगाया था आरोप। भाजपा ने कहा कि इतिहास में सबसे कम समय में आपके कई मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इन दिनों जबानी जंग लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी वही पुराना नाटक कर रही है जो वो हर चुनाव से पहले करती है। भाजपा की यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये कहे जाने के कुछ घंटों बाद आई कि गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बौखला गई है। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था
तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। जिन एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे आपने लिखा है, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब चोर अपने आप को माखन चोर बता रहे हैं। अन्ना हजारे ने सही कहा था कि केजरीवाल को दिमाग चढ़ गया है। 2 राज्यों में जीतने के बाद वो खुद को भगवान समझने लगे हैं। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप और जांच से घिरी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार के दावे पर भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में डीटीसी बस खरीद, बिजली घोटाला समेत अन्य कई तरह के घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही भाजपा ने कहा कि जब किसी राज्य में चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल के सर्वे में जीत की नौटंकी शुरू हो जाती है। ऐसा ही दावा आम आदमी पार्टी हिमाचल और उत्तराखंड में कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस विषय पर न्यूज नाइट के अगले हिस्से में होगी विस्तार से चर्चा। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरिबिया सहित छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और यूएनडीपी प्रशासक के साथ 77वें यूएनजीए अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड, इप्सा और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, यूएई और भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासक के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वह भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। The backbone of Indian defense since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defense. भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा।
जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को झंडी दिखाई। उन्होंने इस दौड़ का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक किया गया। इस दौड़ में 10,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर क्रॉस कंट्री स्लम प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट तक हुई। इस मौके पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक है। आने वाले समय में जिनको मेडल मिला है, जिनको चेक मिला, उनके लिए नहीं, बाकियों में जो इंटरेस्ट पैदा होगा और जो फिजिकल कॉन्शियसनेस और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ओवरऑल चाहते हैं हमारे युवा के लिए। देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं हमारा स्पोर्ट्स पे जो है एक बिल्कुल नया एम्फेसिस आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि स्लम दौड़ को 4 हिस्सों में बांटा गया। इस दौड़ में लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के अंतर्गत ये आयोजन किया है। इसमें हमने स्लम के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पार्टिसिपेशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया। वहीं दौड़ में हिस्सा ले रहे युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने फिट इंडिया के लिए ये एक बेहतर कदम है। मैंने 3 किलोमीटर कैटेगरी में हिस्सा लिया था। मैं फर्स्ट जीता हूँ भी। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, इससे बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोग दूर रहेंगे, आराम से स्वस्थ रहेगा बंदा। दौड़ेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया। फिट रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारी नहीं आएगी। फिर जो हम लाखों रुपए हॉस्पिटल में दे देते हैं वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 2 हफ्ते के लंबे कार्यक्रम की योजना बनाई है। पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी 21 दिनों के लिए सेवा और समर्पण अभियान चला रही है, जिसके तहत अलग अलग इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी ने देश को टीबी फ्री बनाने के लिए भी 1 साल का अभियान चलाने का फैसला किया है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के अपने दौरे में न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उपराष्ट्रपति वेटनरी कॉलेज में आयोजित राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश में अपने जबलपुर के एक दिन के दौरे पर भारत के पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा की न्यायिक प्रज्ञा, ज्ञान और संवैधानिक मर्यादा को याद किया। न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा के फैसले हमेशा न्याय संगत रहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपने अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है।
I would therefore strongly urge and appeal, the time now has come when a fresh look be taken so that all institutions, legislature, executive and judiciary, confined to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत में मातृभाषा को न्याय की भाषा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर न्यायालयों में स्थानीय भाषा में बहस सुनी जाएगी और फैसले सुनाए जाएंगे तो आम जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वेटनरी कॉलेज में आयोजित राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1857 की क्रांति में अमर हुए दोनों शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय जन नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान इस महानायकों के बारे में काफी खोज किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, जबलपुर। पर्यटन को देश में अब मिलेगा बढ़ावा। पर्यटन के विकास और इससे संबंधित नीति पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिन का राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। पर्यटन के लिए सरकार का जोर देश भर में हवाई मार्ग, रेल मार्ग और अन्य तरीकों से कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर है। देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के पर्यटन मंत्री सहित करीब 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टूरिज्म पॉलिसी के अलावा इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एंकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना। जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन आधारित उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त 50,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का आवंटन किया है। टूरिज्म आधारित हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का हम एलोकेशन किया है। इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन, उत्तरदायी एवं सतत पर्यटन, पर्यटन स्थलों या गंतव्यों के विपणन एवं प्रचार प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व, आयुर्वेद, वेलनेस व मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।
सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दादर नगर हवेली और दमन दीव की जनता दल यूनाइटेड की इकाई का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की उपस्थिति में JDU के सदस्य भाजपा में शामिल हुए। दादर नगर हवेली और दमन दीव से भाजपा नेता विजय रहाटकर ने कहा कि नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था, लेकिन वे भ्रष्ट लोगों के साथ चले गए। 17 में से 15 JDU के जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और आज दादरा नगर हवेली में JDU का नामो निशान बाकी नहीं रहा है। जब इन लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, मोदी जी के साथ चलते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगा जाता है और उसके बाद सत्ता के लिए जो भ्रष्ट है, जो परिवारवादी है, ऐसे लोगों का हाथ थामकर फिर विश्वासघात करके निकल जाते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर उनका बड़ा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। JDU से भाजपा में शामिल होने के बाद निशा भावर ने कहा कि नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़ने से यहां का काम प्रभावित हो रहा था। हम JDU से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसका मेन कारण था कि नीतीश कुमार जी ने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें हमें अड़चन हो रही थी, हमें वहां से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था और जो उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा उससे हम सब सदस्य काफी नाखुश थे। उसी के लिए हमने आज ये निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भाजपा ने मिशन 2024 की तैयारियों के तहत देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री प्रवास के लिए जा रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संगठन से लेकर सरकारी अधिकारियों और मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद किया। महाराष्ट्र में दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारिक प्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं खिलाड़ियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना राज्य के खेल संघों पर निर्भर करता है। उन्होंने इन खेल संघों से जिम्मेदारी को समझने और उनके अनुरूप कार्य करने की अपील की। We can create the sports infrastructure, we can appoint the coaches. By the end of the day, it is the sports federations and the associations at the state level who pick the players for the team and who give facilities, whatever has been provided by us, to those players. And also to create championship events or competitions. ये मूल सिद्धांत समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि खेल राज्य का विषय, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य की जिम्मेदारी सबसे पहले। मीडिया की बैठक में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से संवाद किया। अपने प्रवास के 2 दिनों में उन्होंने जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर विभिन्न माध्यमों से प्रतिक्रिया ली। दोपहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे बड़ा करदाता राज्य है। इसके बावजूद महिलाओं के लिए शौचालयों की उचित व्यवस्था और जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को शौचालय की सुविधा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। अगले 2 साल का लक्ष्य बीएमसी ने रखा था, मैंने आग्रह अधिकारियों को किया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया है कि अगले 1 साल के अंदर ही, ताकि वो अगले 1 साल के अंदर 15 अगस्त 2023 तक
जो शौचालय अगले 2 साल में बनने थे उसको 1 साल में बनाकर देंगे। इसके अलावा अपने प्रवास के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धारावी में कोली समाज और वाल्मीकि समाज सहित समाज के कई वर्गों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधियों की समस्या को सुना और उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग से बातचीत करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वे मुंबई के सायन स्थित श्री अशोक सिंघल कैंसर सेवा सदन गए। नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के मौके पर कैंसर पीड़ितों के बीच आवश्यक सामग्री का वितरण किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई के नायगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं और गांवों के प्रमुखों से मुलाकात की। श्याम मिश्रा के साथ योगेश कुमार, शीतल, डीडी न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे राज्य के गैर पंजीकृत मदरसों के सर्वेक्षण को जमीयत उलेमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद ने सही ठहराते हुए कहा कि अवैध भूमि पर बनाए गए मदरसों के खिलाफ एक्शन भी सरकार का सही कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे राज्य के गैर पंजीकृत मदरसों के सर्वेक्षण को जमीयत उलेमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद का साथ मिला है। सर्वेक्षण को लेकर गैर पंजीकृत मदरसों के साथ हुई बैठक के बाद जमीयत के प्रमुख और दारुल उलूम देवबंद के शैक्षणिक विभाग के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार को सर्वेक्षण करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मदरसा संचालकों को सरकार द्वारा मांगी जा रही जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा। मदनी ने इस बात को खारिज किया कि ये सर्वेक्षण किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध है। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, न हम आज कहते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। अवैध भूमि पर बनाए गए मदरसों के खिलाफ एक्शन को भी जमीयत ने सही करार दिया। ध्यान रहे कि पिछले दिनों अमेठी में चारागाह की जमीन पर संचालित मदरसे को प्रशासन ने गिरा दिया था। अरशद मदनी ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके बने मदरसे खुद ही गिरा देने चाहिए। अगर मदरसे की जमीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है उसका हक है। ध्यान रहे कि यूपी की योगी सरकार ने 31 अगस्त को प्रदेश में चलने वाले सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। ये सर्वे 12 बिंदुओं पर हो रहा है। इसके तहत जो जानकारियां जुटाई जा रही हैं उसमें संचालित करने वाली संस्था का नाम, स्थापना का वर्ष, जिस भवन में मदरसा संचालित है उसकी जानकारी, छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, छात्र छात्राओं और शिक्षकों की संख्या तथा मदरसे में लागू पाठ्यक्रम और आय के स्रोत संबंधित जानकारियां प्रमुख हैं। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री का कहना है कि विपक्षी दल इस सर्वे को लेकर अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का भी कहना है कि यूपी सरकार का कदम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। मदरसे का जो सर्वे का मुद्दा है उसमें सरकार ने खुल के ये बात कह दी है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, उनको अच्छा शिक्षा देने के लिए, उनके अच्छे भविष्य का जो इंतज़ाम सरकार कर रही है उसके सुरक्षित भविष्य के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि इस सर्वे को 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक सरकार को सौंपी जाएगी। इस बीच उत्तराखंड में भी ऐसा ही सर्वेक्षण किए जाने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल आया है। अग्रिम कर संग्रह बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 30% बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के संग्रह 6,42,287 करोड़ रुपए की तुलना में 30% अधिक है। वहीं देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 7,669 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान समान अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,68,147 करोड़ रुपए था।
शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 3,68,484 करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स से आए हैं, जबकि बाकी के 3,30,490 करोड़ रुपए पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए आए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में 17 सितंबर 2022 तक कुल अग्रिम कर संग्रह पहली और दूसरी तिमाही में बढ़कर 2,95,308 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 2,52,077 रुपए था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। The backbone of Indian defence since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defence. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, BP या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित किए गए राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन के मंच से तेज हुआ वाक युद्ध भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। आज हमारा विशेष है आपके भ्रष्टाचार महिमा मंडन पर बीजेपी हमलावर। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण शंकर कपूर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो घनेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहेंगे। और आज जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान कई आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें की गई हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने आज इस मंच से भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को अमित शाह साहब ने एक ड्यूटी दी हुई है कि सुबह उठो, झूठ बोलो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, रात में सो, झूठ बोल के सो और अरविंद केजरीवाल को गाली दो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला। अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर आप देखेंगे, जो पहला हमारा जनप्रतिनिधि सम्मेलन था जिसमें देश भर से 1466 लोग, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद से लेके, विधायक से लेके, पार्षद से लेके, जिला पंचायत समितियों के सदस्यों से लेके सब लोग वहां पे उपस्थित थे। अरविंद केजरीवाल जी के अगर भाषण को आप देखेंगे तो उन्होंने भाषण में 6 पॉइंट बोले हैं।
उन्होंने बोला है कि देश को नंबर 1 बनाना है। मुझे लग रहा है कि इसमें किसी का कोई आपस में मनमुटाव इसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं है सर। घानेन्द्र सर वो तो सबने देखी, जो आप प्रेस कॉन जो पूरा जनप्रतिनिधि राज 6 जो एजेंडा है वो सब जानते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें की गई उस पर बात करते हैं हम। रितु निश्चित तौर पर आज अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी, केंद्र की सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर देते उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। बुंदेलखंड हाईवे का उद्घाटन करके आते हैं प्रधानमंत्री और 6 दिन में बुंदेलखंड हाईवे ध्वस्त हो जाता है, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार उसे कहते हैं कि जब गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जहरीली शराब बिकती है, जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग मर जाते हैं, वो भ्रष्टाचार होता है। गुजरात के अंदर 27 साल से स्कूल नहीं बने, स्कूलों के नाम पे पैसे खाए गए, अस्पतालों के नाम पे पैसे खाए गए, उसे भ्रष्टाचार कहते। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये सारी सरकारें कहती हैं कि फ्री बीज देने से सरकारें गानेन्द्र जी उस पे भी आएंगे। प्रवीण जी गानेन्द्र जी ने बहुत साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की और उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण गिना दिए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने आज ये भ्रष्टाचार को वो महिमा मंडित कर रहे हैं, तमाम अपने मंत्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए। ये इतना बड़ा संगीन आरोप क्यों लगाया? देखिए रितु जी, घनेन्द्र जी बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें करना चाहता हूं। दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है और पंजाब में केजरीवाल साहब की सरकार है। सत्येंद्र जैन दिल्ली में जेल में है और सिंगला जी पंजाब में जेल में है। दोनों को केजरीवाल जी पार्टी से नहीं निकालते। इससे पहले आसिम खान इनके एक विधायक थे, वो भ्रष्टाचार में आरोपित होकर के मंत्रिमंडल से हटाए गए थे। संदीप कुमार जी एक मंत्री थे, वो मॉरल टर्पिट्यूड के एक मामले में हटाए गए थे, जो मामला था सबको मालूम है। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के मामले में मंत्रिमंडल से हटाए गए थे। अभी कल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो कि लगभग मंत्री के पद के बराबर का पद होता है, उस पर आसीम व्यक्ति 24 लाख रुपए और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार होता है। इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, अभी परसों 21 तारीख को संभवतः 2 विधायक दंगे के आरोप में जेल जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल को दूसरों पर छीटाकशी करने का कोई अधिकार है? आप दिल्ली के जनता के द्वारा चुने गए हैं, पहले दिल्ली के प्रति तो अपना दायित्व पूरा कीजिए। दिल्ली की जनता को जो आपकी जवाबदेही है उसे तो पूरा कीजिए। अब देश भर का ठेका लिए लिए घूम रहे हैं। सारे देश में जहां आप चुनाव लड़ते हैं, आपने गोवा में लड़ा, आपने अन्य राज्यों में लड़ा, सब जगह आपकी जमानतें जब्त होती हैं। प्रवीण जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात को सोचकर डर लग रहा है। देखिए, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत जिम्मेदारी से एक छोटा प्रवक्ता होते हुए भी कहता हूं जी कि गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 27 साल में सबसे बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है। हम किसी भी सूरत 130 सीट से कम गुजरात में नहीं लेंगे। प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आज जी ज्ञानेन्द्र जी कहिए, आप अपनी बात कह लीजिए पहले। जी ज्ञानेन्द्र जी। देखिए, मैंने प्रवीण शंकर कपूर जी की बात का छोटा सा जवाब दूंगा। इन्होंने बोला सत्येंद्र जैन साहब, सत्येंद्र जैन साहब 4 महीने से जेल में है, लेकिन आज तक कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई वहां पे एविडेंस नहीं दे पाई। हर हेयरिंग में जाती है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट पूछती है
कि एविडेंस लाए, कह रहे जी अगली डेट में लाएंगे, एविडेंस लाए अगली डेट में लाएंगे, एविडेंस लाए नहीं जी तलाश रहे हैं। और किसी ना किसी का जो जिनका सत्येंद्र जैन साहब से कोई मामला नहीं, उनका लिंक एस्टेब्लिश कर देते। भारद्वाज जी ये तो जांच एजेंसियों से सवाल होगा ना, ये सवाल जांच एजेंसियों का होगा। जांच एजेंसियों को क्यों देर हो रही है, इसका जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए हमें? जी गणेश जी, आप ही को समय है, आप बोलिए। परवीन जी देखिए कोर्ट ने अभी हुआ क्या है कि लेटेस्ट आपको बताता हूं कि बाकायदा सीबीआई और ईडी ने जज बदलने की बात कर दी। अब कह रहे कि ये जज बदल रहे, जज हमारी नहीं सुन रहा। अरे आपके कहने पे जज साहब ने आपको हर हेयरिंग में मौका दिया, जज साहब ने कहा एविडेंस ले आओ, आपने बोला अगली डेट में लाऊंगा। 4 महीने से सत्येंद्र जैन साहब विदाउट गिल्टी जेल में बैठे हुए हैं। आप कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई ईडी एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाई, और अब आखिरी में जाके गणेश जी ये तो जांच एजेंसियों का काम है। जांच एजेंसियों को जिस चीज में देरी हो रही है उस पे सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं उठाएंगे ना। रितु कोर्ट चेंज करने की बात कब आती है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही कि कोर्ट चेंज कर दो। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी हताश हो चुकी थी, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जैन साहब के खिलाफ, कोई एविडेंस नहीं है जैन साहब के खिलाफ। हर बार कोर्ट से लताड़ खा के आते हैं। प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, ये आज एक नया खुलासा हुआ है कि जांच एजेंसियों ने कोर्ट में जाके कहा है कि जज बदल दीजिए। ये इस खुलासे की शुरुआत आज जनप्रतिनिधि जो सम्मेलन है उसके मंच से अरविंद केजरीवाल ने किया है। देखिए ये राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन जांच एजेंसी हो, ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं प्रफुल्ल जी, इनको शामिल करना और इन पे सवाल उठा देना। ऋतु जी मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए ये सिर्फ एक ही बात का लक्षण है कि आम आदमी पार्टी का बहुत जल्दी और बहुत जल्द गति से मेन स्ट्रीमिंग हो गया है पॉलिटिकल कल्चर जो भारत में एक विकसित हुआ था उसमें। क्योंकि जिस करप्शन के पैरामीटर्स पर शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसमें केवल आर्थिक विषय था ऐसा नहीं है, उसमें कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स की भी बात थी। अरविंद केजरीवाल जब शीला दीक्षित पर आरोप लगा रहे थे, चिदंबरम जी पर आरोप लगा रहे थे, सुरेश कलमाड़ी पर आरोप लगा रहे थे, शरद पवार जी पर आरोप लगा रहे थे, तब वो कोई एविडेंस की बात नहीं कर रहे थे, वो मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे भारत की राजनीति में। लेकिन आज उसी तरह के उत्तर उस समय जो दिए जाते थे, आज एग्जैक्टली उसी तरह के उत्तर और उसी तरह के प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। जो घटनाक्रम कोर्ट में हुआ है उसमें दोनों तरफ से कोर्ट ने भी बहुत बार टिप्पणी की है। यदि एविडेंसेस के बारे में इस तरह से बिल्कुल लूफोल्स होते तो शायद उनको जमानत मिल भी जाती, लेकिन ऐसे आरोप लगना और उसके बाद पार्टी उनको डिफेंड करना, ये जो है ये मैं मानता हूं कि ये मॉरल करप्शन जब और फाइनेंशियल करप्शन बाद में होता है किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में या किसी भी पावर पोजीशन पर, नैतिक जो अवमूल्यन है, नैतिक भ्रष्टता है, उससे शुरुआत होती है, उसकी परिणति जो है वो अन्य तरह के भ्रष्टाचार में होती है। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाला एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की तरह उसी भाषा पर यदि बोलने लगे और कोई अपने मापदंड ना खड़े कर सके तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक इस सम्मेलन की बात है, मैं इसको एक शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा मानता हूं। जहां तक दावे प्रतिदावे की बात है तो हमको बहुत सारे केसेस मिलते हैं। गोवा जैसी भी केस है, उत्तर प्रदेश जैसी भी है, हिमाचल जैसी भी है, उत्तराखंड जैसी भी है, जहां पे आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े दावे ठोके थे लेकिन जमानत नहीं बचा पाए। दूसरी तरफ पंजाब जैसा भी केस है। तो मैं इसको केवल गुजरात चुनाव से नहीं देखता, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबे सिरे से चल रही है। गुजरात चुनाव जब आसपास नहीं थे तब से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में हम देख रहे हैं। इसमें लेकिन जिस विश्वास के साथ, जिस अपेक्षा के साथ दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया था, इवन एजुकेशन मॉडल की बात देख लीजिए। एजुकेशन मॉडल में भी जिनके जो दावे किए जाते हैं, हेल्थ मॉडल के बारे में जो दावे किए जाते हैं, उनकी सच्चाई जब आरटीआई जो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है वही जब उसको झूठा साबित करती है, या फिर लोगों की वो अपेक्षाएं हेल्थ सर्विसेज के बारे में नहीं पूरी हो पाती है, तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न खड़ा होता है कि यह आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। क्या भारत में
राजनीतिक बदलाव और ये जो गवर्नेंस में डिलीवरी सिस्टम है, इसको लेकर खास करके स्टेट लेवल की जो मशीनरी है, स्टेट लेवल का मैकेनिज्म और दिल्ली जैसे नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है उसके गवर्नेंस में ये जो मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नेंस है उसमें कभी कभी सुधार आएगा क्या, ये प्रश्न मन में खड़ा रहता है। और इसलिए मैंने कहा कि ये दावे प्रतिदावे राजनीतिक दृष्टि से तो चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के सामने ये केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये उनका मॉरल और फंडामेंटल क्वेश्चन होना चाहिए। क्या हम करप्ट को डिफेंड करते हुए हमारे फंडामेंटल ग्राउंड पर आज खड़े रह सकते हैं क्या? प्रफुल्ल जी, आपने उत्तराखंड की भी बात की, आम आदमी पार्टी के चुनाव में जाने की। उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी चुनाव में गई तो उसने इसी दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल को पेश किया था जनता के सामने, जिसे जनता ने नकारा। क्या आज आपको लगता है कि आज जब गुजरात जाने की ये बात करते हैं, गुजरात चुनाव में सक्रिय होने की बात कर रहे हैं, और जो आज देखा गया है कि गुजरात ट्राइबल पार्टी से जो समझौता किया गया था वो भी आम आदमी पार्टी का वो समझौता टूट गया है, जो कि बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी सीटें गुजरात में आदिवासियों बहुल क्षेत्रों से हैं। ऐसे में क्या गुजरात के चुनाव से पहले ये जो तमाम खुलासे दिल्ली के मॉडल को लेके हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य मॉडल हो, कितनी बड़ी चुनौती रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या वो एक चुनौती खड़ी कर पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वहां पे एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत लंबा अरसा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, लगभग 1995 से लेकर लगातार एक निरंतर सत्ता रही है। तो उसका एक निश्चित ही एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। दूसरी तरफ वहां उसका मेन चैलेंजर जो कांग्रेस रही है वो लगातार वहां पे ग्राउंड लूज कर रही है, ये भी सच्चाई है। आम आदमी पार्टी केवल उस स्पेस को देख रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी उस स्पेस को देख रही है जिसको कांग्रेस लूज कर चुकी है या कर रही है। इसमें जहां तक मॉडल की बात है, मैं मानता हूं कि गुजरात ने अपने आप में एक अलग मॉडल दिया हुआ है। आप उससे एग्री करें नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन जहां तक पानी की बात है, ऊर्जा की बात है, इसमें गुजरात ने अपने आप में एक नए यार्डस्टिक निश्चित किए। इनफैक्ट उस मॉडल को आगे रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में आए थे और उन्होंने 2014 का मैंडेट मांगा था, जिसको लोगों ने स्वीकार भी किया। अब जहां तक दिल्ली मॉडल की बात है, उसमें हमको बहुत मिक्स ये मिलता है और मैं मानता नहीं हूं कि वो दिल्ली मॉडल के कारण है। जहां जहां पे ये स्पेस इस तरह से वेकेट होती है, आम आदमी पार्टी के साथ समस्या ये है कि इसके लिए जो आइडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ती है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए नेतृत्व, विचारधारा और संगठन, ये तीनों बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। हर जगह पे आप केवल इस स्पेस के आधार पर और किसी हवा के आधार पर आप मॉडल को लोगों को बेच नहीं सकते, मतलब आप वोटर्स को कन्विंस नहीं कर सकते। और ऐसे में मैं मानता हूं कि गुजरात में ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गुजरात एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है बीजेपी का। पिछली बार भी बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। प्रफुल्ल जी, भारद्वाज जी से भी सवाल ले लेते हैं, समय भी हमारे पास कम है। भारद्वाज जी, दिल्ली मॉडल को लेकर दिल्ली में इस समय काफी सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली से बाहर भी ये सवाल उठ रहे हैं। एक बार इस मॉडल को ले जाके उत्तराखंड आप देख चुके हैं, गुजरात कितनी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है? देखिए, दिल्ली मॉडल क्या है, दिल्ली मॉडल को आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली मॉडल यही तो कह रहा है कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो लोगों को मिलनी चाहिए। बिजली पानी जैसी सुविधाएं अगर हम दिल्ली में फ्री में दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। सर, मुफ्त में अगर सारा देश, सारी राज्य सरकारें अगर सब कुछ मुफ्त में ही देने लग जाएंगे तो फिर देश कहां से चलेगा? ये सरकारों का काम होता है ऋतु जी। भारद्वाज जी, लोगों की निर्भरता मुफ्त पे या फिर एक सिस्टम में सर। ऋतु जी, सरकारों को टैक्स जनता इसलिए नहीं देती कि आप अपने उद्योगपति दोस्तों को 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करो। मैं अभी आपसे बीजेपी पे सवाल नहीं कर रही। नहीं भारद्वाज जी, सरकारों को टैक्स इसलिए मिलता है कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने। भारद्वाज जी, पूरे देश के 29 राज्य अगर मुफ्त में बिजली, खाना, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल सब कुछ देने लग जाएंगे तो देश ऐसे चलेगा सर? ऋतु जी, हमने सब कुछ फ्री दे दिया, फिर भी दिल्ली की इकोनॉमी डबल कर दी। और जो कुछ नहीं दे रहे फ्री में, उनके ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा।
सिर्फ और सिर्फ ये नीयत की बात है, नीयत खराब है लोगों की। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारों की नीयत ठीक हो जाए तो सब कुछ फ्री देने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार वाला तंत्र खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार रुक जाए तो सब कुछ फ्री देने, भ्रष्टाचार रुक जाए, भारद्वाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो एक वैकल्पिक राजनीति का हुंकार लेके आई थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात की थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं आपके मंत्रियों पर, वो भ्रष्टाचार को लेकर उठ रहे हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आपके तमाम मंत्री इस समय जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में हैं, कुछ जेल में है, कुछ जेल से बाहर है, लेकिन जांच जारी है। रितु जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि 2013 से लगातार हमारे 169 विधायकों पे 169 केस हुए, 134 में 22 जज बरी है। एक आदमी बता दो जो कोर्ट से कन्विक्ट हो, एक आदमी, एक हमारा विधायक, एक नेता कोर्ट से कन्विक्ट हो। मनीष जी घर पे भारद्वाज जी, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसका जवाब जांच एजेंसियां देंगी, लेकिन फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं हम सिर्फ उसे ही लेके बहस कर रहे हैं। अभी तक की बहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावा करती हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं तो एक बार फिर वो अपने गिरेबान में झांकने से पहले सामने राजनीतिक पार्टी पर सवाल खड़ा करना अपने आप को ज्यादा फायदेमंद समझती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। The backbone of Indian defense since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defense. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ताइवान में 24 घंटे के अंदर दूसरा शक्तिशाली भूकंप आने से अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए हैं। आज रिक्टर पैमाने पर 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जो कल आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से तेज था। द्वीपीय देश ताइवान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में महसूस किए जा रहे दर्जनों झटकों में रविवार का भूकंप सबसे शक्तिशाली है। ताइवान के केंद्रीय मौसम ब्यूरो ने बताया कि भूकंप का केंद्र चिशांग शहर के पास सतह से महज 7 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की वजह से यूली शहर के नजदीक एक 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, जिसके निचले तल पर 7 से 11 दुकानें थीं और ऊपरी मंजिल पर लोग रहते थे। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति को मलबे से निकाल लिया गया है, जबकि राहत एवं बचाव कर्मचारी बाकी फंसे 3 लोगों के संपर्क में हैं। यूली के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। इस घटना में 1 से अधिक वाहनों के पुल से गिरने की आशंका है। यूली और भूकंप के केंद्र चिशांग के बीच फुली शहर के डोंगली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी छतरी गिरने से वहां खड़ी एक ट्रेन के 3 डिब्बे और झुक गए। भूकंप के झटके उत्तर स्थित ताइवान की राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने ताइवान के नजदीक दक्षिण जापान के कई द्वीपों के सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
जापान में नानमाडोल तूफान आज समुद्री तट से टकरा गया है। तकरीबन 270 किलोमीटर की गति से ये तूफान टकराया। मौसम विभाग ने इस तूफान को बेहद खतरनाक बताया है, जिसके चलते 40 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। तूफान के कारण क्यूशू के दक्षिणी कागोशिमा प्रांत में तेज बारिश हो रही है। जापान के मौसम एजेंसी के मुताबिक तूफान की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ आने की आशंका है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में तेज हवा और बारिश होने के साथ ही भारी नुकसान संभव है। जापान में आने वाला ये इस साल का 14वां तूफान है। नानमाडोल तूफान शनिवार को जापान के सुदूर द्वीप मिनामी दैतो से टकराया था। यह आइलैंड को ओकिनावा द्वीप से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। कागोशिमा प्रशासन ने बताया कि खतरे को देखते हुए करीब 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। कई ट्रेनों सहित 500 से ज्यादा विमानों का संचालन रद्द कर दिया गया है। स्थानीय परिवहन के सभी साधनों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल महारानी एलिजाबेथ का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। इनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की कई दिन चली प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत महारानी के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचकर महारानी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की महारानी की स्मृति में अपना शोक संदेश भी दर्ज किया। उन्होंने दिवंगत महारानी की स्मृति में लंदन के लंकास्टर हाउस में रखी शोक पुस्तिका में अपना संदेश लिखा। ध्यान रहे कि महारानी के अंतिम संस्कार की मुख्य रस्म स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे वेस्टमिंस्टर आबे में होगी। इसके बाद दिन में 4 बजे सेंट जॉर्ज चैपल विंडसर कैसल में महारानी का पार्थिव शरीर कब्र में उतारा जाएगा। फिलहाल महारानी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए वेस्टमिंस्टर पैलेस के हॉल में रखा हुआ है। वहां से सोमवार सुबह 11:15 बजे महारानी का ताबूत शाही नवसेना की राजकीय गन कैरिज में रखकर वेस्टमिंस्टर आबे के लिए रवाना होगा। अंतिम संस्कार की मुख्य रस्म के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रमुख और राजकीय अतिथि शामिल होंगे। वेस्टमिंस्टर के डीन अंतिम संस्कार की रस्में संपन्न कराएंगे। इन रस्मों के बाद स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 11:55 के करीब 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। यह मौन श्रद्धांजलि पूरे ब्रिटेन में दी जाएगी। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ यह प्रक्रिया संपन्न होगी। यहां से महारानी का पार्थिव शरीर विंडसर ले जाया जाएगा। महारानी का पार्थिव शरीर कब्र में उतारे जाने की रस्म के समय ब्रिटेन के सम्राट, शाही परिवार के सदस्य और करीबी संबंधी मौजूद रहेंगे। विंडसर के डीन इस रस्म को अदा करवाएंगे। इसके बाद देर शाम किंग जॉर्ज 5th मेमोरियल चैपल में एक निजी दफन प्रक्रिया होगी। महारानी को उनके दिवंगत पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के साथ दफनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूनाइटेड किंगडम इस समय शोकाकुल है। फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार ड्यूरंड कप खिताब जीता। बेंगलुरु एफसी ने शानदार शुरुआत करते हुए 11वें मिनट में पहला गोल किया। बेंगलुरु के लिए ये गोल शिवा शक्ति ने किया। प्रतियोगिता में ये उनका 5वां गोल रहा। मुंबई एफसी ने 30वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। मुंबई के लिए ये गोल अपुया ने किया। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर थीं। 61वें मिनट में सुनील छेत्री की कॉर्नर किक पर एलन कोस्टा ने गोल कर बेंगलुरु एफसी को 2-1 से आगे कर दिया और बेंगलुरु ने अंत तक खेल में बढ़त बनाए रखी और खिताब पहली बार अपने नाम किया। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। IME गाजियाबाद, 27 years of excellence।